पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा। 2024 में जलवा कोई खास नहीं होगा। जब तक शादी की शहनाई नहीं बजेगी आंगन में, राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। बैठक विरोधियों की पटना में हुई तब सब मान लिए थे कि राजनीति सेट है। कहा श्री नीतीश जी ने मुझको बनाना पीएम, सीएम बनने का मेरा हाईएस्ट रेट है। बहुत ज़्यादा सीएम रहे, सीएम बनने का मेरा हाईएस्ट रेट है। ममता बनर्जी ने कहा कि खड़गे बनेंगे। वैसे तो मेरा भी पर्सनल इंटरेस्ट है। लालू जी भी खड़गे से खिसिया के बोल उठे, बक बुड़बक हम पीएम कैंडिडेट हैं। अब बताइए, पीएम की कुर्सी सबको चाहिए। तो मैंने कहा कि सभी विरोधी एक साथ मिलकर आए हैं भरमाने। पीएम की कुर्सी पानी है एक ही साथ चार को। पब्लिक तो सब देख रही है कौन यहाँ पे कैसा है। देश की सत्ता सौंपेगी फिर असली चौकीदार को। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। रुकिए रुकिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राहुल गांधी को संसद भवन में उनके कार्यकर्ता, उनके नेता कह रहे थे। हुआ यूं कि राहुल गांधी को जो 2 साल की सज़ा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो इसके बाद राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्सव का माहौल है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में दमदार बनारसी भैया जी जुड़े हुए हैं। इनके कविता में दम होता है, इनके कविता में दम होता है, इनके बातों में दम होता है और इनके नेता के टांग खिंचाई में दम होता है। और पर्सनालिटी तो दमदार है ही है। दमदार भैया, आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। क्या कहेंगे, राहुल गांधी संसद भवन में आ गए हैं, क्या शेर की एंट्री हो चुकी है? मुझे लगता है इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। अच्छा, साजिश इसलिए है, देखिए मैं किसी पार्टी वार्टी का हूँ नहीं, तो मैं बीजेपी के खिलाफ भी बोलने में हिचकता नहीं हूँ। बीजेपी की साजिश है यहाँ पर। बीजेपी ये चाहती थी कि राहुल की बहाली हो संसद में, ताकि मोदी वर्सेस राहुल हो सके। अब राहुल गांधी के खिलाफ तो मोदी को लोग चुनबे करेंगे। स्थिति ही ये है। तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है मोदी को। इसलिए राहुल गांधी की एंट्री संसद में जबरन कराई गई है। जबरन कराई गई है? मेरा तो यही मानना है कि जबरन कराई गई है। अच्छा, इससे फायदा कैसे होगा मोदी को? बिल्कुल फायदा होगा। आप देश के किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल को चुनेंगे कि मोदी को। अब 2 लोगों में तो मोदी को ही चुनेगा, इसलिए जानबूझ के राहुल को मोदी के खिलाफ खड़ा किया गया है। अच्छा, नहीं तो आपके पास कांग्रेस में इतने दिग्गज नेता हैं जो मोदी से ज्यादा काबिल हैं, उनको प्रोजेक्ट किया जा सकता था, नहीं किया गया। अगर परिवार की ही बात थी तो एक परिवार से प्रियंका का चेहरा खराब तो नहीं है, आपने उनको प्रोजेक्ट किया? नहीं किया। नहीं किया इसलिए नहीं किया क्योंकि राहुल गांधी की बहाली हो गई। अगर राहुल गांधी की एंट्री नहीं होती तो प्रियंका के नाम पर विचार हो सकता था। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो एक रिमोट कंट्रोल के अध्यक्ष के तौर पर चलाया जा रहा है। वो तो पीएम प्रोजेक्ट होते भी नहीं और उम्र का भी तकाजा होता है। लेकिन बहुत बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस में, अच्छे अच्छे नेता हैं कांग्रेस में। लेकिन इसके बावजूद राहुल की एंट्री बीजेपी ने सोच समझ करके संसद में कराई, ताकि राहुल वर्सेज मोदी हो। और राहुल वर्सेज मोदी होने का फायदा सिर्फ मोदी को होगा, सिर्फ भाजपा को होगा। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, क्योंकि ये माहौल आप देख लीजिए। किसी एक पर्सन से पूछ लीजिए कि राहुल पीएम रहेंगे तो कैसा रहेगा। वो बता दे कि अगर ठीक रहेगा तो मान जाऊँ मैं। अगर कांग्रेसी नहीं है तो। अच्छा, क्या लगता है कि राहुल गांधी क्या करें कि इतनी सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, गरीबों के बीच में जा रहे हैं, छात्रों के बीच में जा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, समस्याएं ले रहे हैं। अब क्या चाहिए, कितना सुधार आया राहुल गांधी में? राहुल गांधी एक अच्छे ट्रैक पे है। उनकी छवि सुधारने की लगातार कोशिश की जाती रही है कांग्रेस के बैनर तले, और ये सराहनीय भी मैं मानता हूँ। लेकिन बीजेपी का जो आईटी सेल है उसकी मजबूती भी मैं मानता हूँ, क्योंकि ये लोग जैसे ही कॉलर माइक लगा करके इनको एक दिन के लिए खेत में उतारते हैं ट्रैक्टर चलाने के लिए, वैसे ही बीजेपी की आईटी सेल पीछे लग जाती है और उसके पीछे की हकीकत खींच करके लोगों के सामने दिखा देती है। समस्या ये है कि आप कम से कम जो काम करिए परफेक्ट करिए। अगर आप चोरी भी करिए तो पकड़े मत जाइए गुरु। पकड़े जाएंगे फिर तो चोर साबित हो जाएंगे, पकड़े नहीं जाएंगे तो साधु बने रहेंगे। समस्या यहाँ यही है। ये अपनी बातों को बेच नहीं पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को बेच नहीं पा रहे हैं, अपनी पॉलिसियाँ बेच नहीं पा रहे हैं, और बीजेपी को ये बेचना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए बीजेपी अपना काम कर जा रही है। अच्छा, थैंक्स। तो
आप बोल रहे हैं बीजेपी अपना काम बखूबी कर रही है। राहुल गांधी बुरा आदमी नहीं है। हाँ। बिल्कुल बुरा आदमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उसको सही ट्रैक पर ले जाने के लिए कोई तो मार्गदर्शक मिले यार। कोई मार्गदर्शक नहीं है। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी की स्थिति वो नहीं है। सोनिया गांधी एक लंबे समय से भारत में रहती आ रही हैं, लेकिन आज तक उन्होंने भारत के लोगों की मानसिकता समझने का प्रयास नहीं किया। अच्छा, और ना ही उनके समझ में कभी बात आएगी। ना ही वो भारत की राजनीति को अच्छे से समझती हैं। मैंने मानता हूँ समझती हैं, अच्छा, बिल्कुल नहीं समझती हैं। और सोनिया गांधी इस स्थिति में तो बिल्कुल भी राहुल का मार्गदर्शन नहीं कर सकती हैं। नहीं कर सकती। मतलब आपको लगता है कि एक मार्गदर्शक की जरूरत है राहुल गांधी को? नितांत आवश्यकता है। अच्छा, हाँ, एक मिनट यार, कीड़ा घुस गए लो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ, ओके, काट हाँ, दिया यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया ये बताइए मुझे, आप क्या बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को जरूरत है मार्गदर्शक की? मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। यहाँ जितने नौजवान हैं ये सब अच्छे से राजनीति को समझते हैं। छोटी सी बात बता रहा हूँ। योगी बहुत अच्छे सीएम है, नो डाउट। अखिलेश में भी कोई बुराई नहीं है, वो भी वेल एजुकेटेड है, बहुत बढ़िया है, प्लेयर रहे हैं, सब कुछ अच्छा रहा है। समस्या ये रही है कि अखिलेश यादव बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका मंत्रिमंडल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। क्योंकि उनके जो सलाहकार समिति में लोग हैं वो पता नहीं कहाँ से सलाह लेके आते हैं कि रामचरितमानस का विरोध करो। भैया, जब पब्लिक रामचरितमानस के सपोर्ट में है तो आप पब्लिक के भावनाओं को समझेंगे, तब जनता आपसे जुड़ेगी। अगर आप पब्लिक के भावनाओं के खिलाफ जाएंगे सिर्फ योगी के विरोध के लिए, घंटा जुड़ेगी पब्लिक आपसे। आप पहले पब्लिक की भावना समझिए। अगर पब्लिक कहती है जय श्री राम, क्या अखिलेश जी मुसलमान है क्या? वो जय श्री राम नहीं कह सकते? कहते भी हैं समय समय पर, लेकिन सिर्फ एक पक्ष की राजनीति तुष्टिकरण के लिए अगर वो जय श्री राम नहीं कहना चाहते हैं तो ये मुझे लगता है ये दोगला चरित्र है। अच्छा। मैं बड़े ही दुख के साथ कह रहा हूँ कि जब दिवाली का पर्व आता है तो राबड़ी देवी कहती हैं कि भाई प्रदूषण से बचिए, चाहे ये करिए चाहे वो करिए, या कोई ऐसा कुछ आता है तो लालू का परिवार उसके खिलाफ चला जाता है। और ये बताइए किस हिंदू के घर में ताजिया की पूजा होती है? जबकि ताजिया उनके धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, हर धर्म का आदर है, हर धर्म का इज्जत है, लेकिन ताजिया की पूजा अपने आंगन में करना ये दिखावा नहीं है कि आप तो मुसलमान नहीं है। और मुसलमान भी इसको एक्सेप्ट थोड़ी ना करेंगे। ये तो एक दिखावा और फोटोग्राफी के लिए आप कर रहे हैं। इनका MY का फैक्टर, ताजिया लेकर के और अगरबत्ती दिखा रही है। क्या मन में हनुमान चालीसा पढ़ रही है क्या? आपको क्या आता है, या फतवा पर क्या पढ़ रही हैं आप? बिल्कुल सही बात। लेकिन राहुल गांधी ये बात कर रहा हूँ, ताजिया तो करबला का प्रतीक है ना भाई, और वो तो मातम का पर्व है ना। अब ऊपर भी बड़े बड़े नेता अगर लिख देंगे कि आप सभी को मुहर्रम की हार्दिक बधाई, अरे हम शोक मना रहे हैं, तुम बधाई दे रहे हो। सही बात। कम से कम समझ तो आए कि कौन से पर्व की बधाई देनी है और कौन से पर्व पे शोक व्यक्त करना है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन आप तो बात कर रही है इनके अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। वो तो आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, जनेऊ भी पहन रहे हैं, साक्षात दंडवत प्रणाम भी कर रहे हैं। अब क्या चाहिए? अब तो वो समझ भी चुके हैं, हिंदुओं को कुछ करने के चक्कर में लग गए हैं। उनको शिव जी भी समझ गए हैं। शिव जी भी उनको अच्छे से समझ गए हैं कि ये 24 की तैयारी में लगे हैं। इसीलिए उसके पहले क्या ये कभी किसी ने देखा था? कभी राहुल गांधी को मंदिर जाते हुए किसी ने देखा था? ये तो मैं हालांकि मोदी जी का बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मोदी को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उस आदमी के चक्कर में इसको मंदिर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। राहुल गांधी, और क्या भाई, यही बात हो रही है। यही बात हो रही है कि भी हम, अब वो हिंदू बटोर रहा है तो हम भी हिंदू बटोर लें। और उनको समझ में आ गई है कि हम किसी एक पार्टी, एक पक्ष, एक धर्म या एक जाति के वोट से नहीं जीतने वाले हैं। हमें सबका साथ चाहिए, और सबका साथ चाहिए तो आपको सबके भावनाओं को समझना होगा। बिल्कुल। राहुल गांधी तो लेकिन आरोप लगाते हैं कि मोदी जी खाली बस हिंदू मुसलमान कर रहे हैं देश के अंदर, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं देश के अंदर, उन्नति नहीं करे, तरक्की नहीं कर रहे देश की। कुछ तरक्की देश की नहीं हो रही है या हो रही है, ये उनके कहने से हम मान लें या ना माने, ये ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा। तरक्की का एक कार्ड होता है। एक छोटी सी बात सुनिएगा,
कांग्रेस के अगर सब ये देश में सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस के समय में कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस के समय में कुछ नहीं हुआ, ये गलत बात कहते हैं। इसका मैं दुर्विरोधी हूँ। कांग्रेस के समय में विकास हुआ है। कांग्रेस के समय में अगर विकास नहीं होता तो आप ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं आसमान से उतार के नहीं लाए हैं, 2014 से नहीं लाए हैं। कांग्रेस के समय में विकास हुआ है, लेकिन उसकी गति जितनी तेज होनी चाहिए वो तेज नहीं रही है, स्लो रही है। मोदी सरकार ने सब आके जादू की छड़ी घुमा के सब नहीं पैदा कर दिया। इन्होंने योजनाएं सब वैसी थी, विकास का मॉडल सब वैसा था, इन्होंने बस उसकी गति को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, स्पीड बढ़ा दिया उसका। आप देखिए, सिर्फ एक विभाग ले लीजिए नितिन गडकरी का, वो आदमी सीना ठोक के कहता है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, आप योजना लेके आओ, अगले दिन कार्य चालू हो जाएगा। करता है ना। ये एक सड़क बनाने में इस सरकार के पहले कितना वक्त लग जाता था, और आज 100 किलोमीटर की सड़क साला एक दिन में बन जा रही है। ऐसा क्या मंत्र मार दिया है? मंत्र ये मारा है कि भैया विकास की गति को बढ़ा दिया है। आपने नहीं बढ़ाया था, पब्लिक ने आपको उठा के फेंक दिया। ये रामनगर का पुल 10 साल अटका रहा, विकास की गति धीमी थी, सरकार बदली, विकास की गति तेज हुई, पुल तुरंत बन के तैयार हो गया। भाई विकास की गति बढ़ानी पड़ेगी आपको। आप चाहे जिस पार्टी की सरकार बनाइए, अगर आप विकास की गति बढ़ाएंगे, सर्वसाधारण की बातों को समझेंगे, महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करेंगे, तो मैं तो किसी को भी वोट दे सकता हूँ। मैं तो किसी भी सिंबल पे बटन दबा सकता हूँ, ये मेरा फैसला है। और मुझे लगता है कि ये वोट का अधिकार सबको है, और ये कॉन्फिडेंशियल है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस पार्टी को वोट देते हैं या हम इस पार्टी को वोट दें, या आप भी दीजिए। क्यों दीजिए भाई? अगर हमारे अंदर समझ है तो हम अपने समझ से काम करेंगे। आप इतने बड़े कवि हैं, आपके लोग चाहने वाले भी यहाँ पे हैं। कोई वहाँ से बोल रहा था कि राहुल गांधी के बारे में कुछ कविता के माध्यम से कुछ सुनाइए आप। राहुल गांधी के बारे में क्या कविता कहें और क्या मोदी के बारे में कहें। मुझे नहीं लगता है कि जन्म में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई बैठा हुआ पाएगा। अच्छा, स्पष्ट बोल रहा हूँ, जब तक उनको सही मार्गदर्शक नहीं मिलेगा। वैसे मैं कल्पनाओं में जीने वाला व्यक्ति थोड़ा थोड़ा हूँ, तो मैंने कल्पना की कि एक कांग्रेसी बनारस में 80 घाट पर बहुत सारे ज्योतिषी रहते हैं। एक ज्योतिषी के पास आया, बोला हमारे राहुल गांधी पीएम बनेंगे कि नहीं। उसने कहा एक उपाय बताता हूँ, अगर ये कर लें तो पीएम बन सकते हैं। ये पैदा ही पीएम बनने के लिए हुए हैं, भले 10 मिनट के लिए रहे, उसके बाद कहें कि अब मम्मी रहेंगी, लेकिन पीएम बनेंगे। ने कहा वो जो उपाय उसने बताया कि पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा, 2024 में जलवा कोई खास नहीं होगा, जब तक शादी की सहनाई नहीं बजेगी आंगन में, राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। पप्पू पास नहीं होगा। अच्छा, आप बोले पप्पू पास नहीं होगा। आज ही मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, राहुल गांधी को जो संसद भवन में पहुंच गए, लोग यही लिख रहे थे पप्पू पास हो गया। पप्पू पास हो गया। अब बताइए, उनको संसद में भी पप्पू कह के संबोधित किया जाता है। एक बड़ा संसद भवन का एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ था, पता नहीं आप देखे होंगे। उस समय वेंकैया नायडू थे चेयरपर्सन, और उन्होंने राहुल गांधी कुछ उठ करके भाषण दे रहे थे, और वो कह रहे थे पप्पू जी बैठ जाओ, पप्पू जी बैठ जाओ। मतलब वहाँ भी पप्पू कह के संबोधित किया जा रहा है। स्थिति है, पप्पू नाम खराब नहीं है, पप्पू को सिर्फ उसका पर्याय बना दिया गया है बेवकूफ़ी का। अच्छा। हाँ, वो जबरदस्ती आपने देखा, ये आईटी सेल बीजेपी का कमाल है। हाँ। मैं बताया ना, मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं सबको रगड़ता हूँ। आईटी सेल बीजेपी का कमाल है। आपने देखा होगा, एक क्लिप पैदा हुआ था, एक क्लिप आई थी जिसमें राहुल गांधी उदाहरण दे रहे हैं कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। ये इतना ही वायरल हो गया। इसके आगे बोल रहे हैं कि ये मेरे विचार नहीं, ये मोदी जी के विचार है। ये काट के हटा दिया गया। तो उस समय आलू और सोना के नाम से जो मीम बने, वो सब राहुल गांधी के वजह से बने। तो मैं यही कह रहा हूँ, इनका अगर सोशल मीडिया स्ट्रांग होता तो ये जनता के दिलों में राज करते। अभी इनका सोशल मीडिया स्ट्रांग नहीं है, प्रचार तंत्र कमजोर है। जिस पार्टी का मजबूत है वो पार्टी सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी। आप छोटी सी एक बात बता रहा हूँ, 2014 के चुनाव में बनारस में ही रिक्शे के पीछे जो पोस्टर चिपकाए गए थे, उसकी क्वालिटी आप जांच करके देखे होते, ऐसे फाड़ने से नहीं फट रहे थे भाई साहब। अच्छा। हाँ, A1 क्वालिटी के थे। कम से कम एक पोस्टर 150 से 200 रुपये का रहा होगा। इतना खर्चा अगर होगा, कौन माई का लाल है जो हरा देगा भाई?
समस्या है ना, जिसके पास पैसा है अभी तो वो तो राहुल गांधी के आजकल कपड़े पे भी सवाल उठने लगे हैं, बोलते हैं बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, हमेशा कपड़े बदल के आते रहते हैं ये, जबकि आरोप राहुल गांधी मोदी पे लगाते थे। तो क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं किसी के कपड़ों पर कोई तंज नहीं करना चाहता हूं। वो शीर्ष का नेता है, वो कपड़ा नहीं पहनेगा तो क्या आप और हम पहनेंगे? वो सांसद है, वो अच्छी छवि प्रस्तुत करेगा अपनी। अब हम गमछा रख के बनियान में आकर के आपके चैनल पे भाषण देंगे तो हमको कोई अच्छा कहेगा? अगर हम जिस स्थिति में रह रहे हैं उस स्थिति में ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा? यहाँ साला 10,000 रुपया कमाने वाला आदमी कम से कम 42,000 का फोन लेके घूम रहा है। अगर वो ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे तो बुरा क्या है? मैं तो मोदी जी के भी ब्रांडेड कपड़े पहनने पर नहीं तंज कहता हूँ। मोदी जी भी अगर ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे विश्व में एक अच्छी छवि जाने के लिए अगर मोदी जी बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, किसको प्रॉब्लम है भाई? पहनना चाहिए। और आप बढ़िया नेता है तो नेता की तरह आपको लगदा कपड़ा पहनना ही चाहिए। कपड़ा किसी पे हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई रुपया गिर रहा है, इसका समाधान नहीं हो रहा है। एक चैनल से मुझे फ़ोन आया, कहा कि भाई इस पे कुछ सुनाइए और थोड़ा ख्याल करिएगा कि बात मोदी जी के खिलाफ में न जाए। आप बनारस से आते हैं, मैंने कहा आप रुपया गिर रहा है, उसमें मोदी जी की क्या गलती है? रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? मोदी जी की कोई गलती। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? मोदी जी क्या कर सकते हैं भाई साहब? भैया जी आप ये बताओ मुझे, आप 24 का मुद्दा क्या होना चाहिए चुनाव लड़ने का? क्या विकास होना चाहिए? क्या राम का मंदिर होना चाहिए? क्या हिंदू मुसलमान होना चाहिए? क्या मंदिर मस्जिद, क्या क्या होना चाहिए मुद्दा इस बार? मैं अगर अपने आप को चुनावी विश्लेषक के तौर पे देखूं तो महंगाई का कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप महंगाई सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया है, पेट्रोल इतना बढ़ गया है। आप सिलेंडर चिल्ला देख लीजिए, कोई एक पर्सन आपको वोट देके जिता ले तो मैं मान जाऊं। अच्छा, नहीं है मुद्दा। जबकि महंगाई मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन नहीं है महंगाई मुद्दा। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, जबकि बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए था। मुद्दा क्या है? मुद्दा इस समय मतलब दो ही मुद्दे हैं। पहला तो हम दिखा रहे हैं कि राम मंदिर का लोकार्पण, और दूसरा मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर का मसला। यही दो मुद्दा है, इसके अलावा कोई मुद्दा चुनाव में नहीं है। और देखिएगा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आपके चैनल पे भविष्यवाणी कर रहा हूँ, इस बार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है। सिर्फ इन मुद्दों की वजह से, महंगाई और बेकारी के मुद्दे पे नहीं आ रही है। मुद्दा ही नहीं है महंगाई, नहीं है, जबकि होना चाहिए। नहीं है। अच्छा, कुछ महंगाई पे आपके पास है कुछ सुनाने भाई साहब बहुत कुछ है महंगाई पर। समस्या ये है कि मैं आपको क्या सुनाऊं, मैं ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर बहुत काम किया कमलापति त्रिपाठी ने, चंदौली ने उठा के उन्हें फेंक दिया। यहाँ पर बहुत काम किया इंदिरा गांधी ने, उठाकर फेंक दी गई। तो यहाँ पर मोदी से बड़े बड़े नेता फेंके जा चुके हैं, तो क्या मोदी नहीं फेंके जा सकते हैं? फेंके जा सकते हैं। इंदिरा गांधी से बड़े बड़े नाम तो है नहीं। हाँ, समस्याएं अलग थी, परिस्थितियां अलग थी, इसलिए उनके समय में वो बढ़ी, आपके समय में आप बढ़े। समस्या अगर महंगाई को ले लेते हैं तो मैंने एक छोटा सा छंद लिखा था कि इस बार 400 के पार जाना चाहते हैं। कह रहे हैं ना, इस बार 400 के पार, इस बार 400 के पार जाना चाहते हैं। सोच रहे वोट सटासट देगी जनता, जितनी भी सीटें इन्हें चाहिए समर्थन में, बिना किए कोई इफ बट देगी जनता। किंतु यह ध्यान रहे, जरा भी हुई जो चूक, निपटा के आपको निपट लेगी जनता। और महंगाई सिर पे जो, जनता के सिर पे जो महंगाई पटकोगे, आपको भी सिर से पटक देगी जनता। जनता नहीं छोड़ने वाली। जनता किसी की नहीं है, जनता देश की है। राहुल काम करेंगे, हम राहुल के साथ रहेंगे, मोदी काम करेंगे, मोदी के साथ रहेंगे। नहीं काम करेंगे, सबको लात मार के भगा देंगे। वोट देने का अधिकार हमारे हाथ में है, हम किसी पार्टी के दलाल बन के नहीं रह सकते। भैया क्या लग रहा है आपको कि 2014 के बाद से देश में, देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र हित के लिए क्या सही काम हो रहा है अभी मोदी के उसमें कार्यकाल में? सुरक्षा के लिए जबरदस्त काम हो रहा है, इसमें कोई बट नहीं है। धार्मिक पुनर्जागरण काल चल रहा है मेरे हिसाब से। धार्मिक मैं अंडरलाइन कीजिएगा इस बात को, धार्मिक पुनर्जागरण काल चल रहा है। अच्छा। इस काल में जितने भी हिंदू हैं, कम से कम उनके अंदर हिंदुत्व की भावना आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान डरा हुआ है,
बिल्कुल नहीं है। बल्कि इस सरकार में चाहे वो जन औषधि वाला काम हो, उसका सबसे ज़्यादा लाभार्थी मुसलमान परिवार रहा है। चाहे वो राशन वाला काम हो, उसका सबसे ज़्यादा लाभार्थी मुसलमान परिवार रहा है। चाहे वो पीएम आवास वाली योजना का कार्य हो, उसका भी लाभार्थी मुसलमान रहा है। और जो मुसलमान गलत है, उसके अलावा कोई भी मुसलमान दुखी नहीं है। लेकिन फिर भी वो वोट नहीं देंगे उनको, फिर भी वो वोट नहीं देंगे उनको। नफरत क्यों करते हैं मोदी से? ये हिंदुत्व वाली भावना से। आप हिंदू हिंदू करके चिल्लाएंगे तो उनके दिमाग में यही है कि हम इनको वोट नहीं देंगे, इनको सिरे से खारिज कर देंगे। अच्छा, ये छोटी सी बात है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि मुसलमान मतलब कि खतरे में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जब बात खतरे में क्या बात कर रहे हैं? आबादी कितनी है पता है? बोलते हैं इसलिए। आबादी कितनी है मुस्लिम की? मुस्लिम की आबादी कितनी है? लगभग है वही। छोड़िए, जैनों की आबादी कितनी है, पारसियों की आबादी कितनी है, ये सब तो माइनॉरिटी हैं। सही बात। तो अगर आप सबसे ज़्यादा संख्या में, खतरा काय बात का भैया? तो राहुल गांधी क्यों बोलते हैं? किस बात का खतरा? राहुल गांधी को मुस्लिमों का वोट चाहिए, इसलिए बिल्कुल बोलते हैं। और इस बार मोदी भी मुस्लिमों का वोट चाहते हैं, इसलिए रक्षाबंधन पर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन घंटा नहीं वोट मिलेगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको कि ठीक है मुसलमान खतरे में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नूह में देखा आपने, जी हिंसा हुआ, राम भक्तों के ऊपर पथराव किया गया, पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं, तो जगह जगह में जो रैली धार्मिक यात्रा निकलते हैं उसमें पथराव होता है। ये सब क्या वजह है, क्यों पथराव किया जा रहा है? इसके पीछे दो कारण हैं। इसके दो पहलू हैं, ठीक है? इसके दो पहलू हैं और मेरी दृष्टि सबसे अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि मैं ना तो नेता हूं, ना किसी पार्टी का सदस्य हूं। इसलिए दो पहलू बता रहा हूं। इसमें एक तो कारण ये हो सकता है कि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए विपक्षी दल एक साथ मिलकर जानबूझकर माहौल खराब कर रहे हैं ताकि इनके सरकार के ऊपर दबाव पड़े और इनकी सांसत में जान आ जाए जवाब देते देते, और पब्लिक के नज़र में इनकी छवि बुरी हो जाए। दूसरा पक्ष ये है कि हो ना हो, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हो ना हो, सत्ता पक्ष ये काम करवा सकता है कि तुम दंगे फसाद करवाओ, हम इसको हिंदू मुस्लिम का नाम देंगे, पोलराइजेशन होगा, ध्रुवीकरण होगा और हम जीत जाएंगे एक पक्ष का वोट पाकर। दोनों पहलू से सोचना चाहिए। हो सकता है सत्ता करवा रही हो सकता है विपक्षी करवा रहे हो। इसके सच्चाई क्या है हम आप नहीं जानते, ये यूथ है और ये सब जानती है। सही बात। हाँ, हमें किसी का पक्ष लेना ही नहीं है। हम भारत के आम नागरिक हैं और कम से कम हमारे अंदर इतनी समझ है कि राजनीति में क्या होता है। अब अगला सवाल आपसे ये है कि यूपीए का नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया है और इस इंडिया में 26 बड़ी बड़ी पार्टी, बड़े बड़े नेता शामिल हो चुके हैं, तो क्या लग रहा है आपको इस बार? आप इंडिया करिए चाहे ऑस्ट्रेलिया करिए, प्रॉब्लम यह है कि जब तक आप अपनी पॉलिसी को हमारे दिल तक पहुंचाने में नाकामयाब हैं, आप चाहें जो नाम बदल लीजिए, कुछ कल्याण नहीं हो सकता आपका। अच्छा, कोई कल्याण नहीं हो सकता। आप अगर अपना सामान बेचने के काबिल नहीं हैं तो आप पूरा सामान, पूरा दुकान शाम को बंद करने तक आपकी बौनी तक नहीं होगी, आप खत्म हो जाएंगे। और अगले का माल खराब भी होगा, बेचने का सलीका उसको पता है तो वो बेच के निकल लेगा। प्रॉब्लम यह है कि आप नाम मत बदलिए, नाम में कुछ नहीं रखा है। आप गठबंधन का कुछ भी नाम रखिए, आप कम से कम नेताओं की छवि बदलने की कोशिश करिए, है ना? नेताओं की छवि बदलिए और कुछ मत बदलिए। इसमें कुछ है आपके पास? इंडिया जो नाम रखा गया है, जो यूपीए गठबंधन हुआ है, जो सारे नेता एक दूसरे को गाली देते थे, सब एकजुट हो गए हैं। मैं कुछ कह दूंगा अगर तो फिर आप कहेंगे कि आप भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जनता देख रही है, सब कभी निष्पक्ष होता है, माहौल ही कभी कविता के थ्रू टांग खिंचाई करता है नेताओं की कुछ। माहौल ही ऐसा है भाई साहब, मैं क्या करूं। मैंने अभी मोदी के खिलाफ 4 लाइनें पढ़ी, अभी मोदी के लिए पढ़ रहा हूं। और ये जो बैठक है ना, इसके खिलाफ देखिए, बैठक विरोधियों की जब पटना में हुई थी, पटना में हुई थी ना, उसके बाद मणिपुर, बैठक विरोधियों की पटना में हुई, तब सब मान लिए थे कि राजनीति सेट है। कहा श्री नीतीश जी ने मुझको बनाना पीएम, सीएम बनने का मेरा हाईएस्ट रेट है। बहुत ज्यादा सीएम रहे, सीएम बनने का मेरा हाईएस्ट रेट है। ममता बनर्जी ने कहा कि खड़गे बनेंगे, वैसे तो मेरा भी पर्सनल इंटरेस्ट है। लालू जी भी खड़गे से खिसिया के बोल उठे, बक बुड़बक हम पीएम कैंडिडेट हैं। अब
बताइए, पीएम की कुर्सी सबको चाहिए, तो मैंने कहा कि सभी विरोधी एक साथ मिलकर आए हैं भरमाने। पीएम की कुर्सी पानी है एक ही साथ 4 को। पब्लिक तो सब देख रही है कौन यहाँ पे कैसा है। देश की सत्ता सौंपेगी फिर असली चौकीदार को, वो नहीं चूकने वाली है। हाँ, मतलब ये चौकीदार पे भरोसा है देश की जनता को। भरोसा उसने दिला लिया है। आप कामयाब नहीं हो पाए हैं। अच्छा। आप लाख अच्छे इंसान हैं। आप भरोसा दिलाने में कामयाब होइए, हम वोट देंगे आपको, पक्का देंगे। ये अरविंद केजरीवाल जो इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मोदी ने देश को बेच दिया, धरती बेचा, आसमान बेचा, सड़क बेचा, रेलवे बेचा, सब बेच दिया। देखिए, देश में 2 ऐसे लोग हैं जो बीजेपी की बी पार्टी का काम करते हैं। अच्छा। अब ये पब्लिक को पता नहीं है। पब्लिक में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं। एक तो श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये बीजेपी के बी पार्टी हैं। अभी निकाल दिए गए ना वहाँ से। ये बीजेपी के बी पार्टी, उन लोगों ने समझ लिया, हटा दिया इनको लात मार के। बीजेपी के बी पार्टी हैं और दूसरे बीजेपी के बी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी हैं। अच्छा। ये भी बी पार्टी हैं। आप सोचिए कि कितने जगह से उनको चुनाव में खड़ा किया गया, जहां से मुस्लिम नेताओं का पक्ष बड़ा मजबूत था, उस आदमी को वहां उठा के उसके कैंडिडेट फेंके गए, मुस्लिम वोट बंट गया, हिंदू कैंडिडेट निकल गया। ये बीजेपी के बी पार्टी हैं। लोगों को भ्रम है, वरना एक क्षेत्र का सांसद इतना पैसा आ जाएगा उसके पास कि पूरे देश में चुनाव लड़े। कहाँ से लड़ेगा भाई साहब? ये बीजेपी के सपोर्ट से लड़ रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है। ये नहीं भी हो सकता है भैया, कोई हम पे एफआईआर न करे। मतलब बीजेपी साम दाम दंड भेद सब अपना रही है। क्यों नहीं अपनाएगी? सत्ता पाने के लिए इतिहास गवाह रहा है, साम दाम दंड भेद अपनाया ही जाता है। तो ये पार्टी अपना रही है तो क्या बुरा कर रही है? पिछली पार्टी अपना रही थी तो क्या बुरा कर रही थी? अगली पार्टी भी अपना सकती है। और ये साइकिल चलता है, ये चक्र चलता है। आज हम गद्दी पे हैं, कल उतरेंगे, कल दूसरा गद्दी पे चढ़ेगा, वो भी उतरेगा। तो इससे बहुत ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। अब भैया आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि 9 साल के कार्यकाल को देखते हुए क्या लग रहा है, बीजेपी की अगर जीत होगी आपके हिसाब से तो कितनी बड़ी जीत होगी? पुराना मार्जिन होगा, ज्यादा होगा उससे? इस बार मार्जिन ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, इस बार मार्जिन ज्यादा नहीं होगा। बहुमत रहेगी। इस बार गठबंधन जो विपक्ष का हुआ है उसको मेरा ख्याल है कि कुछ परसेंट लाभ मिलेगा इसका, लेकिन फिर भी बहुमत रहेगी बीजेपी को। बहुमत रहेगी, लेकिन उनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा। अच्छा, हाँ, बीजेपी का नहीं, अच्छा, विपक्षियों का वोट परसेंटेज बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जीतेगी बीजेपी, बहुमत से जीतेगी। हाँ, अगली बार कुछ नहीं कहा जा सकता। आखिरी आपसे है कि कुछ सुना दीजिए हमारी जनता के लिए। यहाँ पे आपके प्यार करने वाले लोग देख रहे हैं और वीडियो के माध्यम से भी देख रहे हैं। आखिरी कुछ सुना दीजिए। देखिए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं, राहुल गांधी और मोदी के बारे में क्या सुना है? ये तो आए दिन टीवी वाले दिखा कच करते रहते हैं। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि नेताओं के चरित्र पे ही एक कविता सुना देता हूँ कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। अच्छा, एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो, लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। वाह वाह वाह। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो, लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें। लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें। आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दें। आदमी को आदमी और गधों को गधा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? ये 24 में किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? मोदी जी का बारी है। मोदी जी का। क्या है भैया मोदी जी का, क्या वजह है? तो लोगों के दिलों में उतरे हैं, काम कर रहे हैं, दिख रहा है। खुद ही शिलान्यास, खुद ही उद्घाटन। अच्छा, हम भी 30 साल की उम्र हो गई। हाँ। इससे पहले देखा करते। कांग्रेस सरकार भी देखी होगी, अब मोदी सरकार भी। कौन बेहतर है, मोदी बेहतर है? मोदी ही बेहतर है। सबसे अच्छा काम क्या लगा आपको? सबसे अच्छा काम जो अभी सड़कों का विस्तार है। ये राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते हैं कि युवा बेरोजगार हो रहे हैं। आप भी तो युवा हैं, क्या बेरोजगार है? नहीं, मुद्दा तो है बेरोजगारी का, बट विपक्ष उसको ढंग से उठा ही नहीं पा रहा है। ढंग से नहीं उठा पा रहा है, मतलब विपक्षी भूमिका निभा नहीं पा रहा है। नहीं पा रहा। उस पर भी मोदी जी भारी हैं। वहाँ पे भी वो डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, कि हमने स्टार्टअप इंडिया दिया, स्किल इंडिया दिया, बट विपक्ष को जो डेटा प्रेजेंट करना चाहिए वो वह नहीं कर पा रहा। तो विपक्ष जो एकजुटता हो रही है उसके बारे में कुछ कहना है आपको? क्या लग रहा है? वो कुछ भी कर ले, आएगा तो मोदी। आएंगे तो मोदी। हाँ भैया, तिलक लगा के खड़े हो, क्या नाम है?
ऋषु सिंह। निशु सिंह जी कहाँ के रहने वाले हो? हम तो यूपी के रहने वाले हैं। यूपी से ही हो। तो क्या लग रहा है इस बार यूपी में मोदी सरकार, योगी सरकार? अब की बार योगी सरकार। हाँ। बिल्कुल। मोदी क्या चुनाव है 24 में? 2024 में मोदी ही आएंगे। अच्छा, मोदी आएंगे? बिल्कुल है। क्या वजह है मोदी आने की? मोदी आने की विकास है। अच्छा। बहुत चीज विकास हुए हैं। रामनगर के पुल बने हैं। रथ यात्रा पे चले जाइए, अगले 4 साल से सड़क पे जाने के लिए रास्ता नहीं था, अब पूरी की पूरी इतनी चौड़ी हो गई है सड़क की, जाने में भी 2 मिनट 3 मिनट में पहुंच जाते हैं लोग। अच्छा। बाइक से हाँ। बहुत सारी चीजें हैं। करंट पे चले जाइए, साफ है, बहुत नल जल की काम चल रही है, बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से काम चल रही है। काम चल रहा है। अब राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते प्रधान? राहुल गांधी अब आएंगे नहीं, पप्पू फेल हो गया है। पास होने का कोई नाम ही नहीं उसमें। कुछ तो बोले पप्पू पास हो गया? नहीं है, सिर्फ नाम है उसका फेल होने का। पास नहीं हो पाएगा वो, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे आप? बिल्कुल। हाँ। तो भैया आपने लोगों की राय सुन ली, दमदार भैया की राय सुन ली, आप अपनी भी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी, 80 घाट, काशी।